तो बच्चों फिर गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे कि बच्चों हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या हम लोग पढ़ रहे थे तो जैसा कि बच्चों हम लोग ये नया चैप्टर चल रहा था और हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो जैसा कि बच्चों पिछले क्लासों में हमें काफ़ी कुछ पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्या होता है, कैसे पीरियोडिक टेबल बनने की शुरुआत हुई, कैसे साइंटिस्ट ने सोचा, कैसे उनमें फ्लॉज आए, कैसे उन फ्लॉज को ओवरकम किया गया, फिर हमने ट्रिक्स पढ़े, फिर हमने डिफरेंट ब्लॉक्स पढ़े, फिर हमने ये देखा कि पीरियोडिक टेबल बढ़ता कैसे है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो अभी जो तक जो हमने पढ़ा वो आपकी बेसिक चीज़ थी। आज आपकी पहली इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है इस चैप्टर की, उसको बोलते हैं बच्चों पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलेंगे हम पीरियोडिसिटी। तो आज आप क्या होगा, आज आपका पहला चीज़ स्टार्ट होगा जिसको बोलेंगे बच्चों पीरियोडिसिटी। तो यही आपका पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जहाँ से चैप्टर का स्टार्ट होता है। तो बच्चों क्या होता है इसका मतलब होता है बच्चों इसका मतलब होता है बच्चों कि इट इज अ रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब होता है कि बच्चों पीरियोडिसिटी का मतलब आपको जैसे पता होगा कि पीरियड्स आप जान रहे होंगे, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि 40 मिनट का एक पीरियड होता है, फिर 40 मिनट का एक पीरियड होता है, फिर 40 मिनट का एक पीरियड होता है, फिर 40 मिनट का एक पीरियड होता है। तो क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ का बार बार एक सर्टेन पीरियड पर दोहराना क्या कहलाता है, एक पीरियोडिसिटी कहलाती है। होता क्या है बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल्स होते हैं उनमें हम उसको अरेंज करने में इतनी मेहनत या इतनी दिक्कत इस वजह से हो रही थी क्योंकि हमें पीरियोडिसिटी को खोजना था। ठीक है, क्यों हमें जरूरत था कि हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल रखें, क्यों इतने साइंटिस्ट ने ट्राई किया, उसका रीज़न यही था बच्चों ताकि हम एलिमेंट्स की पढ़ाई को आसान कर पाए। ठीक है, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एलिमेंट्स को एक पीरियोडिसिटी वे में रखने की कोशिश की और इसी वे में इतने सारे साइंटिस्टों ने कोशिश किया ताकि हम जो एलिमेंट्स को एक ऐसे टेबल में फिट कर दें कि जहाँ हमें उस एलिमेंट्स के बारे में अगर पढ़ना हो तो हमें पढ़ने में क्या हो, बेहद आसानी हो। उसी चीज़ को पीरियोडिसिटी बोलते हैं बच्चों। तो इसी वजह से पीरियोडिक टेबल बना ताकि हम इस पीरियोडिसिटी को मेंटेन कर सके या फिर क्या कर सके, फॉलो कर सके। इस वजह से पीरियोडिसिटी बनी। अब इसके आगे क्या बच्चों हुआ, मतलब जब ये बच्चों पीरियोडिसिटी बन गई तो इसका मतलब होता है क्या कि इट इज द रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमने ये देखा बच्चों पीरियोडिक टेबल में कि उसमें जो एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है। क्या होता है, ये जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में, वो अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करती है, रिपीट करती है। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं हम पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब बच्चों जो रेपिटेशन होती है वो बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। इस रेपिटेशन मतलब होता है ग्रेजुअल इंक्रीज, इसका मतलब हो सकता है ग्रेजुअल डिक्रीज, इसका मतलब होता है रिएक्टिविटी हो सकता है जैसे बच्चों हो सकता है साइज हो सकता है, तो कई सारी चीजें। तो बच्चों रेपिटेशन मतलब जैसे साइज में क्या रेपिटेशन आ रही है, रिएक्टिविटी में क्या रेपिटेशन आ रही है। तो इन्हीं रेपिटेशन को पढ़ने के लिए हम पीरियोडिसिटी को पढ़ते हैं और इससे फायदा ये होता है बच्चों कि हमारी जो पढ़ाई होती है वो बहुत हद तक अच्छी हो जाती है। ठीक है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हम थोड़ी बहुत भी जानकारी अगर हम रखते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो हम किसी भी एलिमेंट को मैं पॉइंट आउट कर दूँ तो आप उसके हिसाब से अंदाज लगा लेंगे कि उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी अगर आप ये सारी चीज़ें ढंग से पढ़ते हैं तो बच्चों। अब बच्चों पहली बात ये आती है सबसे बड़े दिमाग में कि पीरियोडिसिटी होता क्यों है, आखिर क्या रीज़न है कि पीरियोडिसिटी होती है। ठीक है, पहला क्या है, पहला ये है कि पीरियोडिसिटी होती है तो होती क्यों है। तो पहला हम रीज़न पढ़ेंगे बच्चों, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। क्या पढ़ेंगे, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी।
पहला बच्चों ये होगा कि प्योरिटी होती क्या है बच्चों। तो याद रखिए बच्चों, मैं अच्छी बता देता हूँ, किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो बहुत हद तक उसकी लास्ट शेल पर डिपेंड करती है। क्या बोला मैंने ये बोला कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसकी लास्ट शेल पर डिपेंड करती है। अब आइए इस चीज को देखते हैं, इसका मतलब क्या होगा। जैसे कि हम बात करें बच्चों ग्रुप 1 की, इसकी बात करें हम ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 की बात करें बच्चों, तो जैसे कि हम ग्रुप 1 के एलिमेंट लिखते हैं तो पॉलीना की तरफ से हम सबको नहीं लेते हैं, बस हम केवल 2-3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं। जैसे देखिए बच्चों, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन लिखें तो हम पाएंगे 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1 और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो देखिए बच्चों कि आप चाहे तो और आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको वही चीज मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया बच्चों कि हमने एक चीज देखा कि हमने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लिखा और हमें एक चीज यहाँ पे कॉमन दिख रही है। हमें बच्चों यहाँ पे क्या कॉमन दिख रही है, हमें यहाँ पे एक चीज जो कॉमन दिख रही है बच्चों, ये दिख रही है कि सबके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। सबके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। देखिए इसके लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी लास्ट शेल में, इसके भी लास्ट शेल में, इसके भी लास्ट शेल में। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी एस ब्लॉक में, एस ऑर्बिटल में है, इसका भी एस ऑर्बिटल में है, इसका भी एस ऑर्बिटल में है, इसका भी एस ऑर्बिटल में है। तो बच्चों अगर आप ब्लैक बोर्ड से देख रहे हैं तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, पहली चीज। और दूसरी बात ये बच्चों कि लास्ट शेल में होने के साथ साथ उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो केवल एस ऑर्बिटल में ही है, अगर आप इन चीजों को देख रहे होंगे तो इससे बच्चों हम रिसेंबल कर सकते हैं कि ग्रुप 1 की जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपस में क्या होती है, रिसेंबल करते हैं, मतलब मिलती जुलती है। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट शेल में पहली बात तो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जा रहा है, एस ऑर्बिटल में जा रहा है। तो हम ये बात कह सकते हैं बच्चों कि इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो आपस में क्या करेगी, रिसेंबल करेगी। तो इसी वजह से प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, आइए बच्चों हम एक और ग्रुप को लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या और भी ग्रुप में होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी, आइए हम बात कर लेते हैं आइए ग्रुप 13 की बात करते हैं। ठीक है, बोरान का 5 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है और इसका होता है 37। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? आइए देखिए बच्चों, इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p1, इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 4p1 और इसका क्या होगा, इसका उदाहरण करेंगे तो 4p। अभी आए 1s2 2s2 2p6 3s2 4p6 देखिए बच्चों, अब क्या होगा कि मिस्टेक हो गया। देखिए अब देखेंगे बच्चों, अगर हम इसको देखेंगे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो इसके भी लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। सबके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। और सबके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में है, पी। यानी कि हमने देखा बच्चों कि हमने ग्रुप 1 भी देखा और ग्रुप 13 देखा, और दोनों ग्रुप में अंदाज लगा सकते हैं बच्चों कि एक ग्रुप के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो भी बराबर है और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है वो भी सेम है। ग्रुप 1 में देखा कि सबके लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन था और सबके सब एस ऑर्बिटल में जा रहे थे। हमने ग्रुप 13 में देखा कि सबके
लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन और सब कहाँ जा रहे हैं, पी ऑर्बिटल में। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि इस आधार पे कि किसी भी एक ग्रुप में जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिसेंबल करती है, क्योंकि हमको पहली बात तो ये पता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो लास्ट सेल पर डिपेंड करती हैं, या आप कह सकते हैं लास्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं। तो हम देख सकते हैं कि पहली बात तो लास्ट ऑर्बिटल भी सेम है और लास्ट ऑर्बिटल में जाने वाला इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो हम ये कह सकते हैं किसी एक ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपस में क्या करती है, रिसेंबल करती है। ये बात क्लियर है? तो मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों कोई ग्रुप या क्यों पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो, या फिर क्यों पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी होती है। तो पीरियोडिसिटी होने का यही रीजन है। ठीक है, अब अगली बात हम करते हैं बच्चों किसकी, केमिकल एलिमेंट्स की। किसकी बात करेंगे बच्चों, अभी हम बात करेंगे बच्चों केमिकल एलिमेंट्स। अभी किसकी बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे केमिकल एलिमेंट्स का। बच्चों को क्या होता है इसका मतलब समझिएगा। जैसे कि बच्चों का हम बात करें पीरियड 3 एलिमेंट्स की। अब देखिए बच्चों, मैं ये बात यही कहूँगा कि आप अगर जब भी करते हैं तो आप क्या कीजिए, आप पीरियोडिक टेबल लेकर बैठिए ताकि आपको थोड़ा सा इसको आप बेहतर ढंग से आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आप ऐसे बैठ के देख रहे हैं तो कोई फायदा उसका नहीं है। तो आप क्या करिए, आप पीरियोडिक टेबल लीजिए और फिर उसमें आप इसको रिलेट करिए जो मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों अगर पीरियड 3 एलिमेंट्स की मैं बात करूँ तो पीरियड 3 के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों ये होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या होता है, ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स। अब इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये क्या होते हैं, दीज एलिमेंट्स कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ देयर। देखिए बच्चों, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 3 एलिमेंट्स को बोलते हैं, देखिए बच्चों ग्रुप 3 एलिमेंट्स को बोलते हैं कि ग्रुप 3 एलिमेंट्स को बोलते हैं बच्चों टिपिकल एलिमेंट्स। और ग्रुप 3 के एलिमेंट सॉरी ग्रुप 3 में बोला पीरियड 3, जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स होते हैं वो उनको बच्चे बोलते हैं हम टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं क्या, टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। और एलिमेंट्स कौन से होते हैं बच्चों, NaAl, ऐसे इसको याद करने जगह मैं बता दूं, नामक अलसी पस्कल। ठीक है, क्या होगा, नामक अलसी पस्कल, नामक अलसी पस्कल, नामक अलसी पस्कल, इसको बोलते हैं टिपिकल के एलिमेंट्स। याद कर लीजिए, पीरियड 3 के एलिमेंट्स को बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। और ये कौन से होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, नामक अलसी पस्कल। अब इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं वो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। यानी कि अगर इनके नीचे के एलिमेंट्स लिखेंगे क्या हो जाएगा, हानिना के रक्त से यानी पोटेशियम रुबिडियम आएगा, यानी कि इसके लिए जो है क्या आएगा, पोटेशियम रुबिडियम। इसके क्या होगा, कैल्शियम स्टार्टिनियम, ये क्या होगा, ये हो जाएगा, फिर सिलिकॉन हो जाएगा आपका, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा नाना पार्टिकल एक्सचेंजर्स और भिखारी। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट और सल्फर नीचे देखिए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे यानी कि ये जो एलिमेंट में नीचे आएंगे मतलब इन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी ऊपर वाले से क्या होगी, रिसेंबल करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइपिकल 3 जो एलिमेंट्स होते हैं, पीरियड 3 एलिमेंट्स को टाइपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। और इसमें कहा जाता है क्योंकि वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को कंटेन करते हैं। यानी कि वो जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे तो उस ग्रुप में पढ़ने वाले जितने एलिमेंट्स होंगे वो भी वही प्रॉपर्टी क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, या वो प्रॉपर्टी क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। इसको पीरियड 3 के एलिमेंट्स को, और वो कौन से हैं, नामक अलसी पस्कल, नामक अलसी पस्कल, तो क्या बोलेंगे, टिपिकल एलिमेंट्स। अगला होता है बच्चों डायगोनल।
डायगोनल रिलेशनशिप। देखिए बच्चों क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों अब ये क्या होता है समझिए। समझिए क्या होता है। देखिए बच्चों एक अगला आता है डायगोनल रिलेशनशिप आता है, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है बच्चों, जैसे अभी तक आपने पहले क्या पढ़ा, पहले ये पढ़ा कि एक ग्रुप में, मतलब अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो उसमें क्या होती है, पहला वाला जो एलिमेंट होता है, आप जो ये एलिमेंट्स एक ग्रुप में पढ़ते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में रिसेंबल करती हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक ग्रुप में पढ़ने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी रिसेंबल करती हैं। मतलब एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स पढ़ेंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, रिसेंबल करेगी, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप में पढ़ने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में क्या करती है, मैचअप करती है। अब क्या होगा बच्चों कि अगर हम एक अगला टर्म आता है, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बच्चों कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने डायगोनली एलिमेंट्स से भी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को रिसेंबल करते हैं। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने डायगोनली पढ़ने वाले भी एलिमेंट से कुछ कुछ प्रॉपर्टी की मैच करती है। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ बच्चों, अगर आप डायगोनल टेबल लेके बैठेंगे तो इन सब बातों को आप बेहतर ढंग से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप डायगोनल टेबल देखिए तो लिथियम के डायगोनल में मैग्नीशियम पड़ता है, बेरिलियम के डायगोनल में एल्यूमिनियम पड़ता है, बोरान के डायगोनल में सिलिकॉन पड़ता है और कार्बन के डायगोनल में फास्फोरस पड़ता है। अगर आप देखिए तो अब इनकी प्रॉपर्टीज मैचअप करती हैं। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है, देखिए बच्चों ऐसा होने की दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी ये है कि पहला क्या है बच्चों, पहला है बच्चों की चार्ज अपॉन साइज रेशियो से क्या होता है, बराबर होता है। मतलब बराबर होता है चार्ज अपॉन साइज रेशियो। मतलब देखिए बच्चों जैसे सब पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, ठीक है। जैसे जब इलेक्ट्रॉन्स सब निकलेंगे तो क्या होगा, चार्ज आएगा कुछ ना कुछ इस पे। तो ये सब क्या है, सब एलिमेंट्स हैं। मतलब एलिमेंट्स और जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी करते हैं। तो इनका जब चार्ज अपॉन साइज रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जब इनका चार्ज आएगा और इनका जो साइज होता है इनका रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। यह आप कह सकते हैं देखिए बच्चों दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली बात क्या है कि पहला ये ऐसा क्यों होगा, देखिए पहली बात तो हम ये तो समझ गए कि एक ग्रुप में पढ़ने वाले जो एलिमेंट्स होंगे की प्रॉपर्टी आपस में रिसेंबल करेंगी। क्यों करेंगी मैं समझा चुका, क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल में पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट सेल में पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं और ऑर्बिटल भी सेम होता है। सेकंड है कि हमने देखा पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो अपने डायगोनली पढ़ने वाले एलिमेंट्स की से भी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, मैचअप करते हैं। जैसे लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, बोरॉन सिलिकॉन से, कार्बन फास्फोरस से। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों की दो इसके मुख्य रीजन है। पहला है कि इसका चार्ज अपॉन साइज रेशियो क्या होता है, लगभग बराबर होता है। मतलब उसका जो चार्ज होगा और उसका जो साइज होगा उनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। और सेकंड रीजन ये होता है कि इनकी जो चार्ज डेंसिटी हो क्या सेम है, यही मतलब चार्ज डेंसिटी होगा। तो मतलब क्या होगा, इनकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने डायगोनल पढ़ने वाले एलिमेंट से क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को से मिलते जुलते हैं। और क्यों होता है, इस वजह से होता है। अगला बच्चों को पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगला क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मैंने आपको पहले बता भी चुका हूँ, फिर से एक बार ध्यान में रखिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो कहाँ से कहाँ तक आता है, 3 से 12, यानी कि 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप्स होते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और क्या बोलेंगे, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, उसका रीजन होता है। इसका रीजन होता है दे है बैक एंड डी देखिए बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ऐसा ऐसे बोलते हैं कि उनके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब समझेंगे, जैसे आइए एग्जाम्पल की जरूरत है Fe26।
क्या हो जाएगा? ये हुआ, मुझे लगता है कि आपको भरने के बाद क्या होगा ये बात आप बॉक्स प्रिंसिपल से बता चुके हैं। देखिए एफ को भरेंगे तो क्या होगा बच्चों, मैं लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आप एफ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको यही कन्फिगरेशन देखने को मिलेगा, 1s2 2s2 2d6 3s2 3d6 4s2 3d6। आप बच्चों लास्ट में आप देख रहे होंगे लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है 3d6 और 3d6 में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 10, मतलब डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 10 है, कितना 6, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल क्या है बैकेंड है। तो याद रखिए बच्चों कि जब कभी बैकेंड डी ऑर्बिटल होगा तो वो जो एलिमेंट्स होंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है बच्चों, डी ब्लॉक जो आप पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे आपको उतना डिटेल नहीं जाना है, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर सकते हैं, मतलब अपर स्टेट से लोअर, लोअर स्टेट में अपर में आ सकते हैं, या फिर ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। तो याद रखिए बच्चों दो चीजें हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं मतलब 30 लेकर 12 ग्रुप तक उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस वजह से होते हैं बच्चों क्योंकि इनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल होता है। अब आइए कौन सा इसमें मान लो जी, तो जी का कितना होता है 30, 1s2 2s2 2d6 3s2 3d6 4s2 3d10। अब देखिए बच्चों वही जिंक में क्या है, जिंक में डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन इसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं है। तो याद रखिए बच्चों जिंक, मरकरी और कैडमियम ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते क्योंकि इनके पास कोई बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं होता। नोट कर लीजिए जिंक, कैडमियम और एच, मतलब जिंक, मरकरी और कैडमियम तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो याद रखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप उन्हीं एलिमेंट्स को बोलेंगे जिनके पास क्या होता है बैकेंड डी ऑर्बिटल होता है। जिनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं होता उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जिनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल हो, और जिनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं होता उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते, जैसे कि जिंक, कैडमियम और याद रखिए बच्चों कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल से मेरा क्या मतलब है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है तो ही ट्रांजिशन एलिमेंट से मतलब है। ये मत सोचिएगा सर किसी और अगर पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है उसमें अगर बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि केवल वहीं पे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे जहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में गया हो और वो बैकेंड। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात क्लियर है। चलिए मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब आता है कुछ इम्पोर्टेंट चीज और इससे क्वेश्चन भी आपके उठते हैं एग्जाम्स में। अगला टॉपिक इम्पोर्टेंट है बच्चों, अगला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। देखिए बच्चों क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई जगह पूछा है और आपके बोर्ड के पर्पस से देखा जाए और कभी कभी आईआईटी और नीट में भी पूछा है कि वो आपको क्या कहेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे देगा और पूछेगा बताइए कि वो ये एलिमेंट किस पीरियड में आता है या किस ग्रुप में आता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो भाई आइए बच्चों पहले हम ये जानते हैं कैसे आप जानेंगे कि कोई भी चीज़ किस पीरियड में आया है। आइए पहले मैं पहले मान लीजिए बच्चों कि मैं लिख देता हूँ जेड का मतलब होता है बच्चों एटॉमिक नंबर होता है, यानी ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 है। तो ये कितना होगा 1s2 2s2 2d6 3s। आइए कोई और लेते हैं 20 ठीक है बच्चों। देखिए तो हमने क्या किया बच्चों कि हमने ऐसे दो कन्फ्यूजन लिखा है और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन बताइए इसमें जो एलिमेंट है ये और एलिमेंट वो किस पीरियड में जा रहा है तो आप कैसे बताएंगे। तो आप तुरंत देख बता सकते हैं। मैं बता दूँ इसका पीरियड है 3 और इसका पीरियड है 4। अभी कैसे जाएंगे
तो देखिए बच्चों, यहाँ ये जानना बेहद आसान है। ये जानना इस वजह आसान है क्योंकि देखिए सबसे बड़ी n की वैल्यू ही उसका पीरियड होता है। क्या क्या होगा बच्चों? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n डिटरमाइंस द पीरियड। क्या होगा कि जो वैल्यू जो n की जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो पीरियड को डिटरमाइन करती है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन है तो आप उस कन्फिग्यूरेशन को देख के पहचान सकते हैं कि वो कन्फिग्यूरेशन क्या होगा, ठीक है, और उसका पीरियड क्या होगा। देखिए जो जिसकी चीज़ की जो n की जो सबसे लार्ज n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही है n है। तो जिस कन्फिग्यूरेशन का n सबसे बड़ा होगा, मतलब उस कन्फिग्यूरेशन का जिसका सबसे बड़ा n होगा वही इसका क्या होगा? पीरियड होगा। जैसे यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट n की वैल्यू कितनी है? 3, और यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट n की वैल्यू कितनी है? 4। यानी कि ये कौन सा पीरियड है? 3, और ये कौन सा पीरियड है? 4। तो मतलब किसी भी कन्फिग्यूरेशन में जो सबसे जो बड़ा नंबर होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, वही उसको क्या डिटरमाइन करेगा? उसका पीरियड डिटरमाइन करेगा। जैसे इसका पीरियड क्या है? 3, और इसका पीरियड क्या है? तो ये बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पीरियड को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? अब हम डिटरमाइन करेंगे कि ब्लॉक कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि हम ये कैसे जानेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस ब्लॉक में जाएगा। तो आप ये सिंपली देख के नहीं बता सकते कि देखिए जैसे ये तो आप सिंपली देख के बता सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जा रहा है भाई क्या है? उसका ब्लॉक, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन in which last electron enters represents block, in which last electron enters represents, जैसे कि 13 लेते हैं एल्यूमिनियम, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 देखिए यही होगा एल्यूमिनियम का। अगर मैं एल्यूमिनियम का तो मैं पूछूं कि एल्यूमिनियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का वो कहा जा रहा है? पी ब्लॉक में। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जाता है उसे बोलते हैं, वही वो रिप्रेजेंट करता है वो किस ब्लॉक में है। जैसे एल्यूमिनियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस पीरियड में जा रहा है? किस ब्लॉक में जा रहा है? वो जा रहा है पी ब्लॉक में या पी ब्लॉक में जाता है। तो यानी कि जिस the orbital in which the last electron enters represents block। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है? पी में, तो बोलेंगे पी ब्लॉक। अगर कोई और ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं जैसे ले लेते हैं सोडियम, अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एस में, तो मतलब ये कहाँ है? ये किसमें है? एस ब्लॉक में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा होगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक, उसी मतलब ब्लॉक का होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहा है तो ये पी ब्लॉक, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा है तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक में रिप्रेजेंट करता है। ये बात क्लियर है? अब देखिए बच्चों, जैसे एक वो है, जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे कि हम बात करें Fe26 की, चलिए तो हम बात करते हैं Fe में। अब देखिए बच्चों, ये भी एक ट्रिक है या ये भी जानने का एक तरीका है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो इंटर किसमें करेगा। जैसे ये है, अब दिक्कत ये है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, ये भी डिटरमाइन करने का तरीका होता है, ठीक है। क्योंकि हम सिंपल कन्फ्यूजन देख के नहीं बता सकते कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर, यहाँ तो ठीक है क्लियर है, सब बढ़ता हुआ है, लेकिन यहाँ 4s पहले आया है और 3d बाद में आया है। तो जहाँ पर कोई ऐसा कन्फ्यूजन हो, जहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो कि कहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, तो उसको भी डिसाइड करने का तरीका होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपकी क्लियर कर पाना मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे क्या है 4s को क्या है 3d6, यहाँ पर क्लियर कर पाना ये बात मुश्किल है कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है। तो इसको भी कहने का एक तरीका है, और इसको भी मैं बताता हूँ तरीका क्या होता है। यहाँ पर एक फॉलो होती है
लास्ट ये तय करने के लिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जाएगा, किस ऑर्बिट में जाएगा, उसको डिसाइड करने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं n+l रूल। n पता है आपको क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या होता है, एटॉमिक क्वांटम नंबर। ये भी पता होगा कि l की जो वैल्यूज होती हैं वो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। ये बात पता होगा कि जो l की वैल्यूज होती हैं वो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। ये बात आपको मुझे लगता है पता होगा। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं पूछूं कि इस इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया होगा, तो इसको तय करने का तरीका होता है n+l रूल। अब आइए इसकी बात करते थे कि लास्ट की दो में दिक्कत है, लास्ट तो ठीक है, बाकी तो पूरा भरा हुआ है, यही लास्ट में दो दिक्कत है, पहले इसमें गया है, पहले इसमें गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 4.0। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, n4, और s की वैल्यू कितनी होती है, 0, कितना होगा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3, और d की वैल्यू कितनी होती है, 2, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया है। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया है तो मतलब ऐसे किस ब्लॉक से आएगा, डी ब्लॉक से आएगा। ये बात क्लियर है। फिर समझ लीजिए कि ये तय करने के लिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है उसका भी एक रूल होता है, और उसका रूल उस रूल कहते हैं n+n रूल। अब ये रूल क्या होता है, ये रूल क्या होता है, ये रूल भी होगा कि हम ये इसमें देखते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन ये इस वजह से होता है कि ये तय करने के लिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जाएगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि 4s क्या है, 3D बाद में आया, यहाँ पे कंफ्यूजन जाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है। तो उसको तय करने का तरीका है n+n रूल। सिंपली आप क्या करिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एटॉमिक क्वांटम नंबर को जोड़ दीजिए, और जिसकी वैल्यू अधिक आएगी मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी में गया है, तो मतलब इस कंफ्यूजन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें गया होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। ये बात क्लियर। और इसमें मैं पूछूं कि इसका पीरियड क्या है, तो बच्चों क्या है, पीरियड 4 ही होगा। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी। तो पीरियड का मतलब, पीरियड को देखने के लिए सिंपली बस एक सिंपल सा तरीका है कि n की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा अधिक होगी वो उसी पीरियड में होगा। मतलब जिसकी n की वैल्यू सबसे अधिक है वही क्या है, वही उसका पीरियड है। ये सिंपल तरीका है। और ये देखने के लिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में गया है वो इसका तरीका है n+n रूल। सिंपली दोनों को जोड़ दीजिए, और जिसकी वैल्यू बड़ी आ रही है मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है उसी में गया होगा। ये सिंपल रूल। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम बात करते हैं ग्रुप की, कैसे डिसाइड होगी कि कौन सा ग्रुप। जो ग्रुप डिसाइड करने के लिए आपको अलग अलग जो है आपको चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि बात करूँ, जैसे मैं बात करूँ बच्चों की, अगर मैं बात करूँ S ब्लॉक की, तो S ब्लॉक में जो दो ही ग्रुप होता है। अगर मैं S ब्लॉक की बात करूँ तो S ब्लॉक में दो ही ग्रुप होता है, या तो NS1 होगा या तो NS2 होगा। अगर NS1 आ रहा है तो ग्रुप 1, और अगर NS2 हो तो ग्रुप 2। सिंपल सी बात है कि S ब्लॉक में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। S ब्लॉक में केवल दो ही ग्रुप होता है, या तो पहले ग्रुप से होगा या तो दूसरे ग्रुप से होगा। तो अगर लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1, अगर लास्ट ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2। सिंपल बात है। S ब्लॉक का क्या होगा, S ब्लॉक का ग्रुप जानना आसान होता है, क्योंकि S ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं। अगर लास्ट ऑर्बिटल ग्रुप 1 में है तो मतलब लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 1 से है, लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2 में है। सिंपल सी बात। अब हम बात करते हैं p ब्लॉक। p ब्लॉक होता है प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट पीरियड। क्या बस नोट कर लीजिए। ये क्या होता है, ये होता है बच्चों 12 प्लस, दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। लिख लीजिए बच्चों इसको, लिखिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाए, इसको तरीका क्या जानने का, इसका तरीका है कि अगर p ब्लॉक जानना है कि वो किस p ब्लॉक में कोई एलिमेंट वो किस ग्रुप का है, तो उसके लिए क्या कर होता है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेंटर ऑफ p ऑर्बिटल। आइए इसका एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 19,
क्या जेड क्या है 90, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 90। आइए देखते हैं 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6 2s2 यहाँ पे ये एस ब्लॉक देखिए, जैसे एक एग्जांपल एस ब्लॉक का हो गया, ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया किसका बच्चों, ये एग्जांपल हो गया एस ब्लॉक का, क्योंकि देखिए और ये किस ग्रुप का है, तो देखिए जैसे इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड हो जाएगा 4, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है इसकी 4, इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, इसका ग्रुप कौन सा होगा, क्योंकि एस में है और 1 है तो ग्रुप 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बात करते हैं इसकी, आइए ले लेते हैं एल्यूमिनियम, कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखिए, अब हम बात करें कि एल्यूमिनियम, अब देखिए तो क्लियर हो रहा है कि ये थर्ड पीरियड में है और पी ब्लॉक में है, लेकिन पी ब्लॉक इस ग्रुप में जाने का तरीका क्या है, तो जाने का तरीका क्या है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सबशेल ऑफ पी ऑर्बिटल, यही लास्ट है पी ऑर्बिटल, यही लास्ट और कितने और कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, ये किस ग्रुप में है 12 प्लस 1। क्या क्लियर हुआ, चलिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसमें जानना होगा, बताइए ऑक्सीजन किस ग्रुप में आएगा, ऑक्सीजन कितना होता है 8, तो ये क्या होता है 1s2 2s2 2p4, यही होता है। अब इसका हमें देखिए, इसका जो है आपका पीरियड कितना है, पीरियड है इसका 2, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है 2 है। अब देखिए जहाँ पे ये मामला फर्स्ट है वहाँ पे आप ये देख लीजिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी n प्लस एल, n कितना है 2 और l कितना है 0, मतलब इसकी वैल्यू 2, और इसका n प्लस क्या होगा, n क्या है 2 और p का l कितना होता है 1 3, यानी कि इसकी वैल्यू बड़ी, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में गया होगा, ठीक है, यानी कि यही सब पीरियड है, जिसका पीरियड कितना है 2। ये ब्लॉक कौन सा है, जिसका ब्लॉक है पी ब्लॉक, तो साफ दिख रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया है पी ब्लॉक में, इसका लास्ट ब्लॉक क्या है पी। अब ग्रुप क्या है, तो चूंकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका जो ग्रुप होगा वो कितना होगा 12 और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेक्शन ऑफ पी ऑर्बिटल कितना है 4, तो 12 प्लस 4 इक्वल टू 6, यानी कि इसका पीरियड कितना हो गया 2, ब्लॉक कौन सा हो गया पी और ग्रुप कौन सा है इसका 16। तो इस तरह से हम पी ब्लॉक के एलिमेंट के ग्रुप को निकालते हैं और ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, किसकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका क्या होता है, इसका होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सबसेल ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या होता है, सिंपल होता है, ऐसे क्या होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, हाँ उसी देखिए बच्चों, जैसा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन याद होगा तो मैंने आपको बार बता रहा था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो जाता है पेनी अल्टीमेट सेल में, कहाँ जाता है पेनी अल्टीमेट सेल में, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है बच्चों, वो जाता है आपका पेनी अल्टीमेट सेल में, ठीक है। तो अगर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट से किसी का अगर आपको ग्रुप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। आइए बात करते हैं कोई ऐसे एलिमेंट की जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 30, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p10। अब ये पहले इसकी हम बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड क्या है, इसका सबसे बड़ा n कौन सा है 4, तो 4 हो गया। ब्लॉक कौन सा होगा, तो ब्लॉक में हमें दिक्कत देखिए आपको दिख तो रहा है कि लास्ट डी है, लेकिन जरूरी नहीं कि लास्ट में दिख रहा है तो लास्ट ही में गया होता है, चेक कर लेते हैं। इसका n प्लस कितना होगा l 4 प्लस 0 4 होगा और इसका n प्लस कितना होगा 3 प्लस 2 5, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी में गया होगा, इसका n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ब्लॉक कौन सा है डी। अब हम बात करते हैं ग्रुप, तो अगर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप क्या होगा 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सबशेल,
ठीक है। अब n-1 स्ट्रक्चर क्या है, मतलब यही इसका n-1 स्ट्रक्चर हुआ। n-1 मतलब जो सबसे बड़ा उससे एक कम, तो सबसे बड़ा कौन सा है 4, तो उससे एक कम कौन 3, यानी कि इसी को लेके चलेंगे। n-1 का मतलब हुआ कि सबसे बड़े से एक कम, सबसे बड़ा क्रिस्टोफर नंबर कौन सा है 4, तो उससे एक कम कौन सा है 3, यानी कि इसी 3D को लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया ग्रुप का 2 और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन। अब देखिए एक चीज यहाँ पे थोड़ा वो चीज, हाँ यहाँ पे क्या हो गया, हाँ और 2 ये क्या है 10 है, तो मतलब क्या हो गया यानी कि क्यूब है। ये क्या, ये बात क्लियर है बच्चों, क्या ये बात क्लियर हुआ? ये किस ग्रुप में आ गया, देखिए 2 था और लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन से 10 तो कितने हो गया, ये किसमें है क्वेश्चन है। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। आइए एक ऐसे एलिमेंट की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 23। एक ऐसे एलिमेंट की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 23। 1s2 2s2 2s6 3s2 3p6 2s2। ठीक है, अब देखिए इसका पीरियड क्या है, तो सबसे बड़ा एन कौन सा है, सबसे बड़ा एन है 4, तो पीरियड जो है 4। ब्लॉक कौन सा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है वही उसका ब्लॉक होगा। ये इसका n प्लस एल 4, इसका n प्लस एल 5 निकाले दिखा चुके हैं, मतलब ये किसका ब्लॉक है डी ब्लॉक। ये किस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में है। और इसका ग्रुप क्या है, ये ग्रुप निकालते हैं, तो चूंकि डी ब्लॉक है तो इसका जो ग्रुप होगा वो क्या होगा 2 और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सेक्शन, तो कितना है प्रेजेंट है 3, यानी कि जो 23 नंबर है ये कहाँ का है, चौथे पीरियड का है, डी ब्लॉक का है, 5वें ग्रुप का। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से ये कैसे ग्रुप निकालते हैं। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक के, तो एफ ब्लॉक निकालना कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। एक चीज़ आप पहले नोट कर सकते हैं बच्चों कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं all F block elements belongs to group 3। इसको नोट कर लीजिए, all F block elements belong to group 3। जितने भी F block के एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब किसमें होते हैं, ग्रुप 3 से होते हैं। जितने भी F block के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं। All F block elements belong to group 3। जितने भी F block के एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप 3 से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। क्या लिख लेंगे all F block elements belong to group 3। जितने भी F block एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 3 बिलोंग करते हैं। और F block में 2 चीजें होती हैं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स 6 पीरियड्स में होते हैं और एक्टिनाइड्स 7 पीरियड्स में। बस यही चीज़ें हैं, एफ ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि याद करें कि एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं। और उसमें जो 2 पीरियड्स होते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स 6 पीरियड में होते हैं और एक्टिनाइड्स 7 पीरियड में होते हैं। बस सिंपल सी बात है। तो बच्चों आज में इतना रहने देते हैं, आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ा।